हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाली हूँ। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन वो 1 साल पुराने हो गए हैं और अभी नए एडिशन के हिसाब से 2025 के हिसाब से क्वेश्चन चेंज है। बच्चों के कमेंट्स है कि मैम BRS में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन आपके मिल नहीं रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा कि चलो BRS के क्वेश्चंस एक बार फिर से कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन 1 से मैं आपको वापस करवा रही हूँ TS ग्रवाल 2025 एडिशन के हिसाब से। ठीक है, चलो तो कंसेप्ट की बात करें पहले कि मैम पहले कंसेप्ट। तो बेटा कंसेप्ट का तो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अब आई बटन को क्लिक कर लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ, लेकिन यहाँ से जो मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं कि कौन सी टर्म्स ऐड होती हैं और कौन सी टर्म लेस, सबसे पहले आप उसको याद कर लो। ठीक है, आपको एंड स्क्रीन पर भी कंसेप्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी। सवाल करने से पहले इसको कंसेप्ट को अच्छे से देख लो। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ कि देखो हमारे पास कैश बुक है। कौन सी बुक है? कैश बुक है ना। हम बिजनेस करते हैं, हमारा अकाउंटेंट या हम कैश बुक तैयार करते हैं और बैंक में भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं। बैंक जो बुक तैयार करती है उसको क्या बोलते हैं? पासबुक। हम BRS क्यों बना रहे हैं? तो भाई हमने 5,000 रुपए राम को कहा, जो मेरे यहाँ का एम्प्लॉय है, कि राम ये पैसे बैंक में जाकर जमा कर दो। ठीक, मैंने राम को कितने रुपए दिए? 5,000, और कहा कि राम बैंक में जाकर 5,000 रुपए जमा कर दो। तो मैंने अपनी कैश बुक में 5,000 रुपए ऐड कर लिए, ये सोचकर कि भाई पैसे जमा हो गए। राम पैसे बैंक में लेकर पहुंचा ही नहीं, उसकी गाड़ी हो गई खराब और 5 बज गए और बैंक में पैसे जमा ही नहीं हुए। तो मेरा बैलेंस पहले 50,000 था और 5,000 से और, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बता रहा है 55, लेकिन बैंक में तो 50 बता रहा है। उसी दिन एक और ट्रांजैक्शन हो गया। मेरा एक कस्टमर जो मेरे से माल लेकर गया था, मैंने उसे माल बेचा था 10,000 का, उस कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर दिए। तो मेरा बैंक का अकाउंट बढ़कर 60,000 हो गया। बट उस कस्टमर ने मुझे इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। अ कस्टमर डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू बैंक बट नॉट इंटीमेशन, मुझे जानकारी ही नहीं है। तो मेरा बैलेंस तो 55 ही बता रहा है, जबकि बैंक का बैलेंस 60 हो गया डिफरेंस। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस टैली नहीं होता, जबकि टैली होना चाहिए। बैंक ने मेरे अकाउंट में से 500 रुपए चार्जेस के काटे, बट मुझे इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस में तो मैंने कम करना भूल गई। बैंक ने इंटरेस्ट के 200 रुपए जमा कर दिए, बट मुझे जानकारी ही नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण कैश बुक और बैंक में पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता, डिफरेंसेस आ जाता है। वो डिफरेंसेस कौन से हैं, किनके कारण आया, इसके लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपल सी बात में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा कि वो सारे ट्रांजैक्शन जिनसे आपको लगता है कि आपका बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए था, आप प्लस कर दो। आपको लगता है कि इनसे बैंक का बैलेंस कम हुआ है, तो आप माइनस कर दो। कौन सी चीजों को ऐड करना है, कौन सी चीजों को लेस, वो मैंने आपको कंसेप्ट में सिखा दिया है। आप वहां से सारे ट्रांजैक्शंस लिख लो, मैं आपको क्वेश्चंस में भी समझाऊंगी, लेकिन एक बार आप वो सारे ट्रांजैक्शंस देख लो कि कौन से ट्रांजैक्शन ऐड होंगे और कौन से लेस। ठीक है, यहां हम डायरेक्ट अब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सवाल से। कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस
डिफरेंस है, बैलेंसेस दिए होंगे, आपको बैंक रिकंसिलिएशन बताना है कि कौन सी आइटम को प्लस में लिखना है या माइनस में। ठीक है, कैसे होंगे क्वेश्चंस अभी देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें भी समझाने वाली हूं, डोंट वरी। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रमेश हैज हिज अकाउंट विथ SBI ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक his bank balance as 31st March 2025 was 72,950। सबसे पहले बेटा टोटल 4 बैलेंस होते हैं। यहाँ पे आपको कैश बुक का बैंक बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस दिया है। कैश बुक के भी 2 बैलेंस होंगे, पासबुक के भी 2। अभी मैं बोर्ड पर बताती हूँ कैसे। He sent check for 90,075 to his bank for collection, but check amounted to 43,769 were collected by that date. Out of the check issued by him in payment of his debt, checks for 29,344 were not presented for payment. Prepare bank reconciliation statement। देखो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा है डेबिट फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा कैश बुक हो और पासबुक हो, जैसा कि मैंने कंसेप्ट में बताया है कि जो कैश बुक का डेबिट होता है, ठीक है, वो पासबुक का क्रेडिट होता है। वहां पर मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था कि यदि मैंने अपने पास से पैसे दिए बैंक में तो मेरे पास से जा रहे हैं तो क्रेडिट, और बैंक के पास आ रहे हैं तो डेबिट, है ना। मैंने बैंक में से पैसे निकाले तो बैंक करेगा क्रेडिट और मैं करूंगी डेबिट, क्योंकि जो चीज बैंक से आएगी वो क्रेडिट, मेरा डेबिट, और जो मैं डेबिट उसका क्रेडिट। ये सब मैंने आपको कंसेप्ट में बताया है। नहीं भी तो यहाँ पे समझो, कैश बुक कि कितने बैलेंस होते हैं? 2। एक फेवरेबल जिसे बेटा अपन पॉजिटिव बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे, और ये बैलेंस हमेशा प्लस साइड लिखा जाएगा। इसका एक और नाम है डेबिट। ध्यान से सुन लेना, बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ भी लिखा हो ना प्लस साइड लिखना। और इसका सेम अपोजिट अनफेवरेबल, नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट। अगर ये लिखा हो किसका? कैश बुक का, तो आप माइनस साइड लिखना। अभी सिर्फ मैं कैश बुक की बात कर रही हूं। कैश बुक के 2 बैलेंस होंगे, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट, पॉजिटिव, नेगेटिव, बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। ये नाम होंगे तो प्लस साइड लिखना, ये नाम हो तो बैलेंस नेगेटिव साइड लिखना। सबसे पहले फॉर्मेट कैसे होगा बेटा? हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, यहां लिखेंगे पूरा लिखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एज ऑन 31st मार्च, कौन सी डेट है? 31 मार्च की 2025, ये लिखेंगे। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहां 2, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। और यहां आप पे नंबर्स आ जाएंगे, सीरियल नंबर। सबसे पहले फर्स्ट में आपको सबसे पहले बैलेंस दिया होगा, आप ये चेक करना पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्वेश्चन में बोला है बैलेंस यानी कि पॉजिटिव, कितने रुपए? 72,950। आप लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 72,950, यही लिखा है, ठीक। अब सुनिए, आपने बैंक में कलेक्शन के लिए चेक भेजे। देखो, तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन इन्होंने लिखा है बेटा, ही सेंट
90,075 to his bank for collection, but check amounted to 43,769 were not collected by that date. देखो, हमने 90,075 के चेक बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए कि भाई इतने रुपए बैंक में जमा हो जाएंगे, बट बैंक में 43,769 रुपीस बैंक में जमा नहीं हुए। तो जो बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, ये बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, कितने जमा हो गए इसकी जरूरत तो नहीं है, बट यदि हम निकालना चाहें तो बैंक में जमा हुए 46306, इतने बैंक में पैसे जमा हो गए, बट 43,769 रुपीस जमा नहीं हुए। तो जो बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, हमें भी वो पैसे वापस क्या करने पड़ेंगे, माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, वो चेक जो बैंक में जमा नहीं हुए तो हमें भी वो वापस माइनस करने पड़ेंगे। मैम अच्छे से समझ में नहीं आया। देखो, मेरे पास दो चेक थे, एक 200 रुपए का और एक 300 रुपए का। मैंने दोनों चेक बैंक में जमा किए, तो मैंने अपना बैलेंस बढ़ा लिया कि 500 रुपए बैंक में जमा होंगे, बट बैंक वालों ने केवल मेरे 200 रुपए ही जमा किए। मैंने कितने चेक जमा किए, दो, एक 200 का और एक 300 का। तो मैंने कैश बुक में अपने बैलेंस कितने से बढ़ाया, 500 से। लेकिन बैंक वालों ने एक चेक ही जमा किया और एक डिसऑनर्ड कर दिया, या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, एक चेक जमा नहीं हुआ। तो अब जो बैंक ने जमा नहीं किया है 300 रुपए का, वो चेक मुझे वापस यहां से माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैम, क्योंकि उधर 200 रुपए जमा है तो इधर भी कितने रुपए जमा होने चाहिए, 200। अब आया, जितना बैंक में हुआ है उतना ही हमें करना है, तभी तो बैलेंस इक्वल होगा। शुरू के 10-15 क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम दो, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आ जाएगा। और एक एक ट्रांजैक्शन ऐसे ही मैं समझाने वाली हूँ। मैंने 500 जमा किए बट बैंक में 200 ही जमा हुए, तो 300 रुपए जो जमा वहां नहीं हुए वो मुझे वापस अपनी कैश बुक में माइनस करने हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस इक्वल रखना है। ठीक है, फिर से बात करते हैं। अब उल्टा है, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन अ पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट। भाई एक व्यक्ति है, मुझे उसे 10,000 रुपए देने थे, वो आया, मैडम 10,000 रुपए दे दो मेरा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये चेक ले जा, 10,000 रुपए बैंक से ले लेना। मैंने चेक इशू किया 10,000 का, कहा कि पैसे कहां से ले लेना, बैंक से। अब वो भाई साहब बैंक में गए ही नहीं, बैंक में जाना भूल गए, तो बैंक में तो पैसे कटे ही नहीं, बैंक में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो बैंक में पैसे लेने पहुंचा ही नहीं, उसने बैंक में चेक लगाया ही नहीं। तो मैंने तो अपनी कैश बुक में 10,000 रुपए पहले से माइनस कर लिए, बट वो पेमेंट के लिए बैंक में पहुंचा नहीं, तो मुझे वापस जो 10,000 मैंने माइनस किए हैं वो मुझे प्लस करने होंगे। ये ट्रांजैक्शन बार बार आएगा बेटा। क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो सारे चेक जो बैंक में आप पेमेंट के लिए भेजते हो बट वो पेमेंट के लिए पहुंचे नहीं, तो जो आपने चेक माइनस कर दिए अपनी कैश बुक में वो वापस प्लस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए वापस प्लस करूंगी मैं, 29344। क्वेश्चन हो गया। शुरू में तो 2-2, 3-3 ट्रांजेक्शन ही आएंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बैलेंस निकालना है। प्लस वाली साइड बड़ी है, 72950 प्लस 29344, दोनों को जोड़ा 102294 और उसमें से 43769 माइनस किया, ये आपका आंसर आ गया 58525। ऊपर प्लस साइड, इधर माइनस साइड, इधर बैलेंस एज पर कैश बुक था। आंसर में करके लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन सी बुक का आंसर आया है, पासबुक। ऊपर जो लिखोगे सेम उसका अपोजिट नीचे लिखना। ऊपर कैश बुक तो आंसर में पासबुक, ऊपर पासबुक तो आंसर में कैश बुक। ठीक है, उतना ही बता रही हूं जितना जरूरत है, ज्यादा घुमाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे।
आया कुछ 10%, 20, अभी 100% बनाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा है? डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस प्लस में लिखेंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और बैंक इंटरेस्ट। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं यहीं पर कर देती हूं, आप बेटा वापस से फॉर्मेट खींचना। मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये सेकंड। देखो, सबसे पहले तो बैलेंस दिया है ना? कौन सा बैलेंस? डेबिट। डेबिट मतलब कौन सी साइड लिखूंगी? प्लस वाली साइड। कौन सी साइड लिखूंगी बेटा? प्लस। तो डेबिट बैलेंस लिख दो बैंक बैलेंस की जगह। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितने रुपए दिया है? 30,000। ये प्लस में लिख दिए मैंने 30। ठीक, अब देखो फिर से समझते हैं। हमने चेक डिपॉजिट किए 2,000 के, तो मैंने सोच लिया कि मेरे 2,000 रुपए जमा हो गए, बट बैंक में तो 2,000 रुपए जमा ही नहीं हुए। वहां तो उन्होंने लिख दिया नॉट क्लियर्ड, मतलब नॉट कलेक्टेड। बैंक में तो पैसे जमा ही नहीं हुए। मैंने तो जमा कर लिए, बैंक में भेजे, बट बैंक ने तो पैसे जमा ही नहीं किए। तो मुझे वापस ये 2,000 रुपए जो प्लस करे थे क्या करने पड़ेंगे? माइनस। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक या नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, एक ही बात है। 2,000 क्या कर दूं? माइनस। आया? फिर से देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 3,000 प्लस होंगे। क्यों मैडम प्लस होंगे? फिर से सुनो भाई, मैंने कहा कि 3,000 रुपए मेरे बैंक से पैसे ले लेना। ये लो चेक, बैंक में जाकर पैसे ले लो। तुम बैंक में पैसे लेने गए ही नहीं, तो बैंक में कुछ कटा ही नहीं, तो मुझे वापस प्लस करना होगा। अब आया? चलो, अब अगला लिखा है बैंक इंटरेस्ट। अब मैम इसके आगे तो लिखा ही नहीं है कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया कि लिया, कुछ नहीं है, मतलब बैंक इंटरेस्ट दे रही है। बैंक ने हमें 400 रुपए दिए, तो बैंक ने 400 रुपए खाते में प्लस किए और हमें जानकारी दे दी कि हमने आपके खाते में 400 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, हम भी 400 रुपए जमा कर लेते हैं। ये तो बैंक में बढ़ गए हैं तो हम भी बढ़ा लेंगे। उन्होंने हमको जानकारी दी कि मैडम आपके पैसे 400 रुपए बैंक के इंटरेस्ट के आए हैं। ठीक है भाई, हम भी हमारी कैश बुक में बढ़ा लेते हैं। तो थर्ड, फोर्थ, बैंक इंटरेस्ट। आगे आप चाहो तो लिख दो पेड बाय द बैंक। किसने पे किया है बेटा? बैंक ने। कितने रुपए? 400। ध्यान से सुनना, पासबुक में बैंक में यदि पैसे आए तो आप भी पैसे बढ़ा लो, बैंक में यदि पैसे काटे तो आप भी पैसे काट लो। ठीक है, क्योंकि आपके पास कौन सी बुक है? कैश बुक। आप कैश बुक में हर वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो जो बैंक में हुआ है। फिर से टोटल करो, 30 और 3 33,400। 33,400 में से 2,000 गए, 31,400। ये आंसर आ गया। अभी आया बेटा? 20% हुआ? आया? चलो और करते हैं। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। थर्ड करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सुनील। तो आप ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ सुनील। क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ सुनील, BRS या BRS स्टेटमेंट ऑफ सुनील, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो सिर्फ BRS स्टेटमेंट लिख दो तो भी चलेगा। 31 मार्च, बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, माइनस द बैंक हैड wrongly debited 2,000 which was rectified after 31st March 2025। अब बैंक ने आपके खाते में गलती से 2,000 रुपए काट लिए, विच वॉज रेक्टिफाइड, लेकिन ये वापस से रेक्टिफाइड भी हो गए आफ्टर 31st। लेकिन कब हुए? 31 मार्च के बाद। कब हुए रेक्टिफाइड? 31 मार्च के बाद। पहले हो जाते तो कुछ नहीं करते, बट अभी तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? थर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025
बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट नहीं लिखा है तो मत लिखना, लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। 58,000, ठीक है, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक। फर्स्ट, ये तो आपको आता है। अब 20,000 रुपए के चेक मैंने प्रेजेंट पेमेंट के लिए दिए, कि 20,000 रुपए के चेक मैंने बैंक में पेमेंट के लिए दिए, मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर लिया, बट बैंक में वो चेक अभी पहुंचे ही नहीं, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, नॉट पेमेंट, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ, सिर्फ मैंने अपना बैलेंस कम किया, तो मैं वापस 20,000 रुपए प्लस कर दूंगी। ध्यान से सुन लेना, जहां मैंने लिखा है और बैंक में वो कुछ भी नहीं हुआ, तो यदि मैंने प्लस किया है तो मैं वापस माइनस कर दूंगी, मैंने माइनस किया है तो मैं वापस प्लस कर दूंगी, क्योंकि बैंक में उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए? 20,000, यहां प्लस कर दिए। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक बैंक में भेजे पर बैंक वालों ने पैसे जमा ही नहीं किए, 15,000 रुपए, तो बैंक वालों ने जमा नहीं किए। अब मैं जमा करके बैठ गई तो मुझे वापस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में अभी पैसे जमा हुए ही नहीं। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, कितने हुए बेटा? 15, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये 58 प्लस 20 माइनस 50, अच्छा एक और है, अभी तो एक और है, सॉरी। The bank had wrongly debited 2,000 which was rectified after 31st March. बैंक ने गलती से wrongly debited, गलती से 2,000 रुपए काट लिए, गलती से ही काटे, पर बैंक में 2,000 रुपए कम तो हुए, तो मुझे भी 2,000 रुपए कम करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे गलती से, हाँ भाई गलती से ही, लेकिन बैंक का कम हुआ तो मुझे भी कम करना होगा। गलती से बैंक में पैसे ज्यादा आ जाए तो मुझे भी ज्यादा करने। ये गलती सुधारी तो गई है, बट ये गलती सुधारी गई है आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च के बाद सुधारी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे एंट्री करनी होगी। क्या एंट्री करनी होगी? रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। कितने रुपए? 2,000 रुपए गलती से काटे। अब आंसर निकालें। 58 और 20, 678, 78,000 में से 78,000 में से 15 और 2 17,000 गए, 61 किधर आएगा? इस साइड। क्या बोलूं इसे मैं? कौन सा बैलेंस बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। अभी कुछ आया, गलती से बैंक आपके खाते को डेबिट कर दे तो आप भी डेबिट कर दो, आपके खाते को क्रेडिट कर दे तो आप भी क्रेडिट कर दो। एक और करते हैं लास्ट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4th को IMP लगाना निशान। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस इन पासबुक ऑन 31 जनवरी 2025, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 जनवरी 2025, तो आप ये बेटा स्टेटमेंट 31 जनवरी 2025 को बना रहे हो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन कब बना रहे हो? 31 जनवरी। क्वेश्चन 4, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन अब? 4th। 31 जनवरी, ध्यान देना 31 जनवरी। अच्छे पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले बैलेंस लिख दें। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है? 14,000। 14,000 ये मैंने आपको यहां पे लिख के दिया है बेटा। क्या? फेवरेबल बैलेंस, ये सब कौन सी साइड आते हैं? प्लस साइड। अब सुनिए ध्यान से, 14,000। अब पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं, फिर देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 जनवरी 14,000 आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन मतलब इशू ही होगा, अमाउंटिंग टू 12,000। आपने 12,000 के चेक ड्रॉन किए। चेक्स एग्रीगेटिंग
4,000 were payment presented for payment in January 2025 and check aggregating 5,000 were presented in February and the rest have not yet been presented. कहा था ना मैंने important है, अभी समझाती हूँ. Out of total check deposited amounting to 8,000, checks aggregating 2,000 were credited in January, checks aggregating 3,000 were credited in February and rest have not been collected. बैंक ने 200 रुपए बैंक चार्जेस के काटे और 450 रुपए इंटरेस्ट के जमा किए. देखो कुछ भी नहीं है. सबसे पहले मैंने 12,000 के चेक ड्रॉन किए, मतलब मैंने 12,000 रुपए के चेक पेमेंट में डाले, तो मैंने अपने खाते में से कितने रुपए डिडक्ट कर लिए? 12,000. अब चेक्स एग्रीगेटिंग 4,000 वर पेमेंट इन जनवरी, लेकिन बैंक में से केवल 4,000 रुपए ही कटे 31 जनवरी तक. कितने रुपए कटे? 4,000. बाकी के 5,000 फरवरी में कटे हैं और बाकी के अभी तक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड. तो जो फरवरी में कटे हैं उनसे भी मुझे मतलब नहीं और जो अभी तक नहीं कटे उनसे भी मुझे मतलब नहीं. मतलब यहां पे लिखना नहीं. यहां 12,000 घटाए हैं और यहां बैंक ने केवल 4,000 ही काटे, यानी कि मुझे इधर कितने वापस प्लस करने होंगे कि 4,000 आ जाए? 8,000 आया. मेरे खाते में से मैंने 12 काटे, पर बैंक वालों ने 31 जनवरी तक केवल 4,000 का ही पेमेंट किया है. तो 8,000 का पेमेंट फरवरी में होगा और कुछ अभी तक नहीं हुआ है. तो जो 8,000 रुपए यहाँ पे बैंक में बैलेंस में नहीं काटे गए हैं, 8,000 के चेक प्रेजेंट नहीं माने जाएंगे. तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितने रुपए लिखूं? 8,000. आप ऐसा कह सकते हो मैम फरवरी में प्रेजेंट हुए. बेटा अपन 31 जनवरी तक का बना रहा है ना, तो फरवरी से मतलब नहीं है. आया? फिर से समझना. आउट ऑफ टोटल चेक डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू 8,000, अब मैंने बैंक में 8,000 रुपए जमा किए, तो मैंने अपनी कैश बुक में कितने बढ़ा लिए? 8,000. 2,000 के जमा हो गए जनवरी तक. बैंक में कितने के जमा हुए? 2,000. बाकी के 3,000 फरवरी में जमा हुए हैं और बाकी के अभी तक जमा नहीं हुए. आगे से मतलब ही नहीं है. जनवरी तक केवल कितने रुपए जमा हुए थे? 2. मैंने कितने जमा कर रखे हैं? 8. तो इस 8 में से 2 माइनस कर दो. बाकी के 6,000 मुझे माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो पैसे अभी तक जमा नहीं हुए. जितने यहां जमा हुए हैं उतने यहां जमा करने हैं. तो ज्यादा जमा कर रखे हैं वो घटा दो. क्लियर? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड 6,000 रुपए माइनस कर देंगे. इस तरह से आप करोगे ना, आपको जल्दी समझ आएगा. अब अगला, बैंक हैज डेबिटेड, बैंक ने 200 रुपए काटे, मैं भी 200 रुपए काट लूंगी. काई के? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक. नेक्स्ट, इसी में 450 ऑन अकाउंट हैज क्रेडिटेड, बैंक ने मेरे खाते में 450 रुपए जमा किए. बैंक ने मेरे खाते में 450 जमा किए. ओके, मैं भी जमा कर लेती हूं. बैंक जो भी मेरे खाते में पैसे डालेगा मैं प्लस कर लूंगी. बैंक जो मेरे खाते में से काटेगा मैं माइनस कर लूंगी. इंटरेस्ट फोर्थ में ये ना बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक. कितने रुपए दिए? 450. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब आपको थोड़ा आया होगा, और नहीं आएगा तो अभी और है, पूरा चैप्टर है, डेफिनेटली आएगा. सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे ताकि आपको समझ में आते जाए. मैं इसको इजी तो नहीं बोलूंगी कि ये बहुत इजी है, लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो ये इजी हो सकता है. $16,250 ये आ गया.
आपको क्या करना है बेटा, बस इतना ध्यान रखना है कि बैंक में जितना अमाउंट जमा हुआ है उतना ही कैश बुक में जमा होना चाहिए, बैंक में जितना पैसा कटा है उतना ही हमें काटना है। अगर हमने उसे ज्यादा काट लिया है तो प्लस कर दो, ज्यादा प्लस कर दिया है तो माइनस कर दो, दैट्स इट। ज्यादा रूल्स में नहीं पढ़ते हैं, बस इतना दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएंगे। कंसेप्ट जरूर अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। आज हम लोगों ने 1 to 4 किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करेंगे कुछ 3-4 क्वेश्चंस और। अब ये जो 4 क्वेश्चन इजी थे, अगले 5, 6, 7, 8 थोड़े से टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा जल्दी से। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने पूरी टीएस अग्रवाल कर रखी है, एक एक क्वेश्चन समझा रखा है, आप चेक करके देखो। मैंने स्टैटिस्टिक भी पढ़ा रखी है, माइक्रो के भी कुछ चैप्टर, बिजनेस के, और भी कोशिश है कि मैं और कर सकूं, बट पहले पूरा फोकस अकाउंट पे है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी, क्योंकि टीएस अग्रवाल के 2025 के सॉल्यूशन है ये, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट में करके बताना और हाइप जरूर करना। बाय बेटा, टेक केयर।